गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने देखा था विषय सामग्री के अंदर जो हंटिंगटन के द्वारा बताई बातें थीं उनको हमने एलोबरेट होकर के देखा था। लास्ट मैंने कहा था उनकी जो 4 बातें थीं, मटेरियल नीड्स, फंडामेंटल ऑक्यूपेशंस, एफिशिएंसी एंड हायर नीड्स। इसी प्रकार से बच्चों उन्होंने जैसे कहीं से भी हमें आज के ज़माने में कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करना है तो वो उसका इंडस्ट्री का सेटअप करने के लिए हम रॉ मटेरियल किसी भी कंट्री से ले सकते हैं या कहीं और भी सप्लाई कर सकते हैं, या हम किसी भी भौतिक वातावरण की बात करें तो जो एस्किमोज का रीजन है वो टुंड्रा क्षेत्र है, किर्गिज़ है वो स्टेपीज क्षेत्र है सेंट्रल एशिया का, पिग्मीज़ हैं वो इक्वेटोरियल अफ्रीका के हैं, मतलब विषुवत क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। भारत के किसान हो चाहे चाइना के किसान हो, डेवलप्ड नेशन के किसान हो या विकासशील देश के किसान हो, तो जहाँ जहाँ जिस प्रकार से मटेरियल हमको ज़रूरत है या जिस जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, मीट है, उन सब चीज़ों की मीट एंड नीड हम डिफरेंट तरीके से आपूर्ति करते हैं। ये हमारा मानव भूगोल का इस प्रकार से विषय सामग्री बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाती है और एफिशिएंसी के आधार पर हम अलग अलग क्षेत्रों को हम डिटरमाइन करते हैं। अब जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ आपको कि विश्व में जो अपने फेमस जोग्राफर जो डिकिंसन हुए हैं, उन्होंने कहा है कि डिकिंसन एंड ब्रायन ने कहा है कि ज्योग्राफी की जो स्टडी एरिया है वो एक क्लियर ऑब्जेक्टिव के रूप में है, और वो क्लियर ऑब्जेक्टिव उनके अनुसार क्या है, लैंडस्केप एंड सोसाइटी। पहला क्या, भूदृश्य, दूसरा समाज और सामाजिक संरचना, और उसमें पाए जाने वाला क्षेत्र, विविधता, उस क्षेत्र की विविधता, और उसको जेनरिक डेवलपमेंट और डायनेमिक रिलेशनशिप के रूप में देखना। जेनरिक डेवलपमेंट मतलब परंपरागत तरीके से उसका क्या विकास हो रहा है और वर्तमान समय में उसके क्या संबंध है। तो कहने का मकसद यहाँ पे है कि कल्चरल लैंडस्केपिंग के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस किया ब्रायन ने, और डिकिंसन ने भौतिक वातावरण के ऊपर काम किया। इसी प्रकार यूएसए के जो कार्लो सावर हैं, उन्होंने मानव भूगोल की विषय सामग्री को बढ़ाते हुए ये कहा कि 2 बातों के ऊपर आधारित है, द स्टडी ऑफ लैंडस्केप, जिसमें मॉर्फोलॉजी एंड स्टडी ऑफ लैंडस्केप। अब मॉर्फोलॉजी में बेटा आकार आ गया, कोई भी ऊंचावच कैसा, कोई भूभाग कैसे बना है, कितनी ऊंचाई है, ढाल किस प्रकार से है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, सॉइल संरचना क्या है। तो इस प्रकार से मानव, क्योंकि ये सब चीज़ें सॉइल संरचना को जानना मिट्टी की बनावट को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कृषि कैसे होगी, या मिट्टी उपजाऊ है, अत्यधिक उपजाऊ है तो कृषि होगी, कम उपजाऊ है तो आवासीय संरचना होगी, और बिल्कुल कम उपजाऊ है तो वहाँ पर उद्योग धंधों की स्थापना होगी। तो इस प्रकार से प्रॉपर यूज़, जिसे मैंने लास्ट अपना पिछले लेक्चर में कहा था कि लैंडस्केप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल फिनोमिना या बहुत इम्पॉर्टेंट घटक है जो मानव भूगोल की विषय सामग्री को निर्धारित करता है। अब यहाँ पर ये बात आई, कार्लो सावर ने जब ये बात बोली तो बहुत सारे जोग्राफर्स के अंदर इंक्लूड हो गए। उन्होंने कहा नहीं, ह्यूमनाइज्ड लैंडस्केप तो हैं ही, ह्यूमनाइज्ड मतलब कल्चरल लैंडस्केप भी हैं, मैन एंड कल्चरल लैंडस्केप हैं, ह्यूमनाइज्ड लैंडस्केप हैं, वो तो हैं ही, जो कि मानव की आवश्यकताओं की या क्रियाकलापों के द्वारा बने हुए। तो कहने का मकसद कि हम इसको डायरेक्ट लिमिट नहीं कर सकते, एकदम सीधा सीमांकित नहीं कर सकते। उसके साथ हमें अदर जो छुपे हुए कारक हैं किसी भी क्षेत्र को विकसित करने के लिए, उन सब को देखना अत्यधिक आवश्यक है। अब परपिलो जो व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी के कार्य क्षेत्रों को इम्पॉर्टेंट तरीके से 4 भागों में बांटा है। पहला उन्होंने कहा कि फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, कि मानव के विकास के लिए जो कारक हैं इम्पॉर्टेंट, उनको शामिल किया जाए। और उनके अप्रोच फैक्टर्स में उन्होंने बोला कि ह्यूमन जो है वो एंथ्रोपो जोग्राफिकल जो एंगल्स हैं उनको देखना चाहिए, मतलब उसकी उत्पत्ति और उसके भौगोलिक कारक, उन दोनों को मिलाकर देखना चाहिए। फिर उसमें टेक्निकल एडवांसमेंट और कल्चरल प्रोग्रेस, फिजिकल एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ों को शामिल करते हुए देखना चाहिए। किसमें, फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन में। दूसरा, फॉर्म्स ऑफ एडेप्टेशन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी वातावरण को अनुकूलित करने वाले आकार या कारक, जिसमें फिजिकल एनवायरनमेंट तो आया, फिजिकल एनवायरनमेंट के 4 भाग आ गए, कोल्ड रीजन्स या पोलर रीजन्स, टेम्परेट रीजन्स
या ड्राई रीजन्स या माउंटेन रीजन्स या कोस्टल रीजन्स। ये भी पर्पिलो ने कहा कि ये भी ह्यूमन ज्योग्राफी के विषय क्षेत्रों के रूप में देखे जाने चाहिए। फिर विषय सामग्री के रूप में देखे जाने चाहिए। फिर टेक्निकल फैक्टर्स एंड स्टेजेस ऑफ ह्यूमन कैंपिटेशन, कि कहाँ पर योग्यता है कहाँ पर नहीं है। टेक्नोलॉजी को देखना है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ को देखना है, लाइफ देखनी है कि इंडस्ट्रीज़ की लाइफ, इंडस्ट्री की क्या लाइफ है, कितनी ग्रोथ है, किस प्रकार से उसका आकार ले रही है उद्योग धंधा। जैसे अपने छोटे छोटे से उदाहरण दें अपन कि अजमेर में जैसे राजस्थान में इंडस्ट्रियल रीजन्स को रीको ने डिवाइड कर रखा है। अपना माखोपुरा रीजन पहले इस्टेब्लिश हुआ था, पर अभी गेगल रीजन ज़्यादा डेवलप हो गया क्योंकि जयपुर हाईवे दिल्ली हाईवे के ऊपर वो कनेक्ट करता है और ओपन है और अन्य सुविधाएँ हैं। तो सरकार उद्योग धंधों को बनाने के लिए सुविधाएं देती है, छूट देती है, रियायतें देती है, लैंड को परचेज़ करने की, बिजली की, पानी सप्लाई की, सड़क मार्ग की। इस प्रकार से सारी रियायतें देने के बाद भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। और कई बार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड जाता है। जैसे आपका हीरो होंडा है, हीरो होंडा ने पूरा गुड़गांव की किस्मत बदल दी है ना। इफ़को ने पूरा गांधीधाम की किस्मत बदल दी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ने। तो ये इस प्रकार से टेक्नोलॉजी भी इसमें शामिल की जाती है। और जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है, ट्रेड देखा जाता है, और ट्रेड मतलब व्यापार और उसके क्या क्या रूट्स हैं। तो वो चीज़ें देख करके भी हम विषय सामग्री को स्टडी करते हैं, जिसमें लास्ट आता है सेटलमेंट पे। पर्पिलो के अनुसार सेटलमेंट भी एक बहुत बड़ा किसी भी क्षेत्र के विकास का कारक होता है, जिसमें जनसंख्या की वृद्धि और माइग्रेशन, रोज़ कितने लोग कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, या साप्ताहिक कितने लोग स्थानांतरित हो रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, या क्या कारण है कि इस स्थान से एक पर्टिकुलर स्थान पर ही जा रहे हैं। तो आर्थिक कारण है कि सामाजिक कारण है कि राजनीतिक कारण है कि धर्म संबंधी कारण है या और अन्य कोई कारक है। तो माइग्रेशन को भी देखना चाहिए। ओवर पॉपुलेशन, अधिकतम पॉपुलेशन को भी देखना चाहिए कि क्यों अधिकतम पॉपुलेशन हो रही है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये भी स्टडी के जननांकी में हम करते हैं। तो ये सारे रूरल अर्बन सेटलमेंट्स जो हैं, ये भी एक तरह से सब मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को स्थापित करते हैं। इसी प्रकार पीटर एम्ब्रोज के क्षेत्र हैं जोग्राफिकल फील्ड में, उन्होंने रॉ मटेरियल को बहुत इंपॉर्टेंस दी। रॉ मटेरियल जैसे मैं कहती हूँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि हम जब पढ़ा करते थे तो उस वक्त मैंने एक स्टडी देखी और कोशिश करी दिमाग में, और मेरे टीचर को भी समझ में आया कि हम एक रसोई के कचरा एक प्रतिदिन किसी घर की रसोई से कितना कचरा निकलता है, इसको देख करके भी किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से पीटर एम्ब्रोज के बाद में हम DM स्मिथ का विषय सामग्री, ह्यूमन ज्योग्राफी की विषय सामग्री की बात देखें तो उन्होंने वही बहुत ही खूबसूरत, जो वर्तमान संदर्भ में मैंने आपको पहला चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन बताई थी, और डेफिनेशन में अर्थ बताने के बाद डेफिनेशन बताया था फॉर whom to produce, where to produce, how to produce and how goods are to be rationed, या how we can get the things। तो ये स्मिथ ने बहुत ही अप्लाइड फॉर्म में, बहुत वृहत रूप से ह्यूमन ज्योग्राफी के विषय क्षेत्र को स्पष्ट किया। उनके क्वेश्चन से हु गेट्स व्हाट, वेयर एंड हाउ, यानी पूरी ज्योग्राफी जो अर्थव्यवस्था के ऊपर निर्भर है, या व्यापारिक संबंध, या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, या किसी देश में एक सत्र में एक वित्तीय वर्ष में होने वाले ट्रांजैक्शंस, ये तो उसकी अर्थव्यवस्था के निर्धारण के कारक हो गए। परंतु मानव भूगोल के अंदर हम जब तक इन बातों पर, इन क्वेश्चंस पे, जो कि बिल्कुल बेसिक मुद्दे वाले क्वेश्चंस हैं, सोचनी है, व्हाट गेट्स व्हाट, हु गेट्स व्हाट, कौन क्या प्राप्त कर रहा है, यानी हम पैदा भी कर रहे हैं चीज़। जैसे हम कहते हैं हमारे पास अनाज के भंडार भरे हुए हैं, परंतु यदि भारत सरकार के जो स्टोरेज हाउस है वहाँ पे देखो आप मंडियों में जाकर, तो कितना मनोटन अनाज सड़ता है। वो क्या प्रॉपर लोगों के पास पहुँच रहा है? मंडी में जो इकट्ठा किया हुआ सामग्री है, इंडियन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है,
वो क्या इस सप्लाई को प्रॉपर देख रहा है, या उसके सबलेट्स डीलर्स जो हैं या होलसेल डीलर्स हैं या रिटेल डीलर्स हैं, क्या वाकई मार्केट में सप्लाई हो रही है। ये भी हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का विषय सामग्री होती है। जब हम DM स्मिथ की इस बात को देखते हैं कि बहुत ही एलोबरेटेड रूप से ह्यूमन ज्योग्राफी का स्कोप है, बहुत वृहद रूप से, बहुत विस्तृत रूप से, केवल हमें व्यवस्थित करने की बात है, तभी हम कह सकेंगे कि यस, जो भी व्यक्ति है, जो भी मनुष्य है, उसको हर चीज़ प्राप्त हो रही है। तो वास्तव में जिसके लिए उत्पादन किया जा रहा है, वास्तव में जिस क्षेत्र के लिए हम कर रहे हैं, हु गेट्स व्हाट, तब ये आंसर हमें मिलेगा यस, अ पर्सन गेट्स वट एवर वी आर प्रोड्यूसिंग। ओके। सेकेंड, वेयर, कहाँ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये विस्तृत जानकारी बहुत अच्छी होती है। जैसे आजकल आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसमें आपको पता होता है कि कौन सी फर्म, कौन सा स्टोर सेल चल रहा है, कौन सा सस्ता मिल रहा है, इसका कौन सा बाय प्रोडक्ट सस्ता है। इस काम में आप लोग बच्चे बहुत अच्छे हो, पर आई एम नॉट। तो परंतु ये मैं आपको बता सकती हूँ कि एप्पल, हिमाचल का किन्नौर का एप्पल कब आ रहा है, या आपके बेस्ट कपास के कपड़े, कॉटन क्लॉथ्स कहाँ मिल रहे हैं, कौन सी फर्म्स के हो सकते हैं। तो ये पूरे वर्ल्ड में किनोवा कहाँ मिल रहा है, हेज़लनट्स कहाँ मिल रही हैं, कौन सी कंट्री प्रोड्यूस कर रही हैं, स्वीट पोटैटोज़ बेस्ट कहाँ हैं, शुकरकंदी की चीनी कहाँ है, या आपके गुड़, खजूर का गुड़ कहाँ मिल रहा है, या हिंदुस्तान में कौन कौन से रीजन बेस्ट गुड़ जैगरी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड़ बना रहे हैं। तो ये सारे छोटे छोटे फैक्टर्स, वेयर, यानी आपने यदि कृषि संबंधी दिशाओं का, कृषि के उत्पाद देखने, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा उत्पाद प्रोड्यूस हो रहा है, और यदि आपको इंडस्ट्रियल देखने हैं तो वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस लागत पर हो रहे हैं, कौन से सबसे ज़्यादा अप्रोचेबल हैं। तो ये वेयर मतलब कहाँ, ये शब्द हमारा, ये भी हमारा मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में आता है। एंड हाउ मतलब कैसे। तो कैसे के लिए तो आपके आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस है। जब हमें किसी चीज़ के प्रोडक्शन का पता है, कितनी मात्रा में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो हम कैसे प्राप्त करें, इसके लिए भी हमें पूरा जो अपने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक व्यवसायों के साथ साथ तृतीयक, चतुर्थक सेवा संचारित क्षेत्रों को भी इसके साथ जोड़ना है। तब जाकर के हमारा मानव भूगोल का जो ये शब्द है, ये जो डेफिनेशन है, ये वर्णिंग विषय है डॉक्टर स्मिथ, DM स्मिथ की, वो हमारी कंफर्म होगी, और मानव भूगोल का विषय सामग्री के सारे डायमेंशंस, सारे आयामों को ये पूरा कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से पूरा एक्सप्लेनेशन, इवैल्यूएशन, परसेप्शन और इम्प्लीमेंटेशन, ये चारों चीज़ें, यानी व्याख्यान, कहाँ उद्भव हुआ और कहाँ भौगोलिक कारक हैं और किस प्रकार से ये व्यवस्थित इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, लागू हो रहे हैं, ये रूपांतरित हो रहे हैं समाज के अंदर, ये सारे कारक मानव भूगोल को एक सुदृढ़ रूप में, पॉजिटिव रूप में, एक स्पेशल रीऑर्गेनाइजेशन के रूप में, प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट के रूप में, ये स्थानिक विशेषताओं के साथ साथ मनुष्य को समस्त ज्ञान देगा। और इस प्रकार से जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे मानव भूगोल के विषय सामग्री को और प्रोडक्टिव रूप में, जो मैंने प्रारंभ में बोला आपको 3 लेक्चर से पहले, तो उसमें यही बात की गई कि ये समस्या हमारी है कि मानव भूगोल का जो वास्तव में विषय सामग्री का प्रोडक्टिवनेस होनी चाहिए थी, उत्पादकता प्रॉपर होनी चाहिए थी, वो अभी हमारा विषय सामग्री का क्षेत्र प्रॉपर, सही, व्यवस्थित रूप से निर्धारित नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार से बच्चों, ये बात विषय सामग्री ह्यूमन ज्योग्राफी की यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको नेक्स्ट वीक इसी का कंटेंट बताऊंगी, एम्स ऑफ द स्टडी, यानी मानव भूगोल को हम क्यों पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।